इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो फोर्सेस होते हैं और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, डायनामिक प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूं विद प्रूफ बताऊंगा कि देखो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन और देखो प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे हुए हैं। अपने एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाइए, साथ में हाइलाइटर पेन अपने साथ रखिए और एक कॉपी रखिए जिसमें क्वेश्चन सोल्व करें। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर मोमेंटम को देखा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा था, न्यूटन सेकेंड लॉ देखा था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज के इस लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम आज इंपल्स से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंपल्स पे छोड़ा था। इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो फोर्सेस होते हैं और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, डायनामिक प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इस लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूं विद प्रूफ बताऊंगा कि देखो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन और देखो प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे हुए हैं। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो मैंने अभी बनाया नहीं होगा, वो तो पहले से चलता आ रहा है। तो वो क्वेश्चन देखो कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है, और एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, करें शुरुआत। आइए बेटा, लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है सभी के पास एनसीईआरटी होगी। अपने एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाइए, साथ में हाइलाइटर पेन अपने साथ रखिए और एक कॉपी रखिए जिसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। आइए देखिए बेटा, यहां तक हम कवर कर चुके थे इंपल्स से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। इंपल्स क्या होता है? देखो एक्चुअल में इंपल्स होता है कि यदि एक शॉर्ट मैग्नीट्यूड का शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लग जाए, तो इस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ओवरऑल बोला जाता है इंपल्स। और ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। स्टार्टिंग में क्या होता था, इंपल्सिव फोर्स को बिल्कुल ही अलग कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब से न्यूटन्स लॉ आए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इंपल्सिव फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं, वो फोर्स है। बस उसकी खासियत क्या है, वो हाई मैग्नीट्यूड का है और बहुत छोटे समय में अच्छा खासा मोमेंटम में चेंज कर देता है। जब भी ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगते हैं वो इंपल्सिव फोर्स होते हैं। तो इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स जो हाई मैग्नीट्यूड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे। इंपल्स होता है बेटा उस फोर्स और उस टाइम का प्रोडक्ट, कि वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगा है, F इंटू डेल्टा टी। तो यहां से इंपल्स को डिफाइन किया जाता है। तो इंपल्स आ गया फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, और ये बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। मैथमेटिकली लिख देता हूं, F इज इक्वल टू होता है, सॉरी F नहीं, हाँ, इंपल्स इज इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी। ये इंपल्स होता है, और ये इक्वल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपल्स को डिफाइन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बोला भी है इसने, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज नो सच डिस्टिंक्शन। वो बोल रहा है कि पहले इंपल्सिव फोर्सेस पुट इन कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डिनरी फोर्सेस। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कहा कि भाई नहीं, या अलग कुछ नहीं है, बस ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई मैग्नीट्यूड का लग रहा है, बाकी फोर्स जैसा फोर्स है। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इज लार्ज एंड एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ऐसे केस को हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। चलिए, बस फॉर्मूला के नाम पे इसमें यही है, फोर्स इंटू डेल्टा टी इंपल्स होता है, और इसको हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है,
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, ये देखिए, ए बैट्समैन hit back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is this, determine the impulse imparted to the ball. सोल्व कीजिए, सभी लोग सोल्व कीजिए इसको। वीडियो पॉज कर सकते हैं ताकि आप सोल्व कर पाए। देखो, कोई बॉल है, इधर की तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड से। यहां बैट है, इस बैट से हिट किया जा रहा है, बैट से हिट किया गया, टकरा के ये वापस गई, जस्ट अपोजिट सेम स्पीड से, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। बस क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। बॉल, बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, मतलब बॉल आई और सीधा उसी पे टक, सीधा 12 से आई तो 12 से सीधा उसी डायरेक्शन भेज दिया। तो इंपल्स पूछा, तो देखो इंपल्स जो होता है बेटा, फोर्स के बारे में तो बताया ही नहीं है यहाँ पे, फोर्स के बारे में तो बताया नहीं गया कितना है, कितने टाइम के लिए लगा। तो इंपल्स जो होता है बराबर होगा एफ इंटू डेल्टा टी भी, लेकिन साथ साथ ये बराबर होगा डेल्टा पी के, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है डेल्टा पी। तो ये आ जाएगा मास कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बेटा एक चीज याद रखना, बहुत बार काम आता है, यदि कोई पार्टिकल 12 से आ रहा है और 12 से ही जा रहा है, तो तुम्हें कई बार बच्चों को लगता है कि चेंज हुआ ही नहीं, बल्कि वेलोसिटी में बेटा चेंज हुआ है। पहले 12 इधर था और टकरा के जा रहा है तो 12 इधर है, वेलोसिटी चेंज हुई है डबल से, डबल 2v से चेंज हुई। एक्चुअली में 12 इधर था, पहले ये 12 खत्म हुआ होगा, फिर 12 अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड पहले और बाद में सेम है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन बदली है। तो कोई v स्पीड से आए, टकरा के v से जाए, तो चेंज होता है 2v का। तो इंपल्स इज इक्वल टू आएगा m इंटू 2v। तो इंपल्स आ जाएगा मास 0.15 इंटू ट्वाइस ऑफ 12। तो ये आ जाएगा इंपल्स इज इक्वल टू 15 दूनी 30, 3 भारतीय 36 यूनिट आएगा मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड। इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट इंपल्स का बेटा बता दो, दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको, इंपल्स को क्या क्या, या तो केजी मीटर पर सेकेंड मास इंटू वेलोसिटी से, या फिर फोर्स इंटू डेल्टा टी से न्यूटन इंटू सेकेंड, दोनों लिखा जा सकता है। न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं और केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, यूनिट भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग से, जो आगे एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एक डायग्राम दिखा रखा है पोजीशन टाइम कर्व का, 4 किलो का पार्टिकल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 एंड t बिटवीन 0 to 4। ओके, इंपल्स एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। चलो पहले फोर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं फोर्स की। तो ध्यान से देखो ना, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, क्या मिलता है यहां से, जल्दी से बताओ। एक्सटी ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है? यहां पे एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी मिल सकती है इसके स्लोप से। तो t लेस देन 0, वेलोसिटी 0 है, देखो इसका स्लोप 0 था। ठीक है, t 0 to 4, t 0 to 4, 0 to 4, यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां स्लोप है। और y में देखो 3 का चेंज हो गया, x में 4 सेकेंड में, तो 3/4 मीटर पर सेकेंड इसका स्लोप आ गया। t ग्रेटर देन 4, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद फिर से वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये तो वेलोसिटी की बात होगी। यहां वेलोसिटी 0 है इस दौरान, तो लेस देन 4 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन भी 0 है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा।
यहां वेलोसिटी लगातार 3/4 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है। यदि मैं यहां की बात करूं ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए, एक्सेलरेशन यहां भी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार जीरो है। कुल मिला के इनकी एक्सेलरेशन जो है तीनों केस में जीरो है। लेकिन जस्ट इस जीरो पे देखना, जस्ट इस जीरो पे वेलोसिटी पहले जीरो थी, अचानक से 3/4 हो गई, अचानक से। ऐसा कैसे हुआ होगा? जैसे कोई बॉल रखी हुई है, बैट आए और जस्ट 0 सेकेंड पे हिट करे, जस्ट उस सेकेंड पे हिट करे, तो वहां पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वैसा कुछ हुआ है इसके साथ, मतलब यहां इंपल्स लगा है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां भी देखोगे तो वेलोसिटी 3/4 थी, अचानक से जीरो हो गई, फिर यहां इंपल्स लगा है। तो इन दोनों मूवमेंट पे इसके ऊपर क्या लगा है? इंपल्स लगा है। बी पार्ट में वही पूछ रहा है, इंपल्स एट टी इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखो बी पार्ट सोल्व करते हैं। इंपल्स की बात करें तो एट टी इक्वल टू 0, इंपल्स जो होगा बेटा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। मोस्टली इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम से निकाला जाता है। फोर्स दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो उनको मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो इंपल्स आ जाएगा बेटा टी इक्वल टू 0 पर, ये आएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी हो जाएगा एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास कितना दे रखा है? 4 किलो। फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है? देखो यहां पे इस जीरो पे देखना, ये फाइनल है और वो इनिशियल है, मतलब पहले जीरो पे था वेलोसिटी, अचानक से 3/4 हुआ, तो फाइनल हो गया 3/4, इनिशियल हो गया 0। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आ गया 3 न्यूटन इंटू सेकेंड, लिख देता हूं, केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से जो हो ऑप्शन में। ऐसे ही एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे इंपल्स निकालना हो तो फिर से ये होगा डेल्टा पी हो जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास अभी भी 4 kg है, लेकिन इस बार जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फाइनल, फाइनल बेटा देखो 0 हो गई, फाइनल ये 0 हो गई, माइनस इनिशियल 3/4। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, ये आ गया 3 न्यूटन इंटू सेकेंड। माइनस का माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है जैसे मान लो पहले बॉल रेस्ट पे थी, हमने पहले हिट किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंपल्स आया, इसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन वो जाती गई कांस्टेंट स्पीड से जाके टकरा के फिर रुक गई, तो फिर इंपल्स लगा, और वो इंपल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो इसके मोमेंटम को खत्म करेगा। तो इंपल्स की बेटा डायरेक्शन भी होती है, देखो यहां से हम सीख रहे हैं, इंपल्स की डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स के डायरेक्शन में होती है। किधर होती है? फोर्स के डायरेक्शन में। इंपल्स की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो फोर्स के डायरेक्शन में होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के डायरेक्शन में है, या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होती है या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, और फोर्स की डायरेक्शन में क्या है? इंपल्स। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइप से देखो कहां एक्सटी ग्राफ से क्वेश्चन को इंपल्स में कन्वर्ट किया है। तो जब भी सडन वेलोसिटी का चेंज होगा वहां पे उस पार्टिकल पे इंपल्स लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, टू बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल मतलब जो पूल वगैरह खेलते हैं ना, जो ऐसे देखा होगा कि स्टिक से लेकर के हिट करते हैं, बॉल से रखी रहती है टेबल के ऊपर, वो वाला गेम। टू बिलियर्ड बॉल ईच ऑफ मास दिस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। सोल्व करो, किसी भी बॉल के कारण दूसरे पे कितना इंपल्स लगा होगा? डू इट, डू इट। मास दे रखा है 0.5 के, 0.05 kg। एक ये है जो इधर चल रही है, और दूसरी ये है जो इधर चल रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से दोनों। कोलाइड एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड, रिबाउंड का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी।
वो वाली उधर चली गई और ये वाली इधर चली गई। बोला व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच, बोलो। देखो सिंपल सी बात है, दोनों इस आइडेंटिकल सिचुएशन है, ये इधर आके उधर गई है और ये उधर जाके इधर आई है, मतलब दोनों पे इंपल्स लगा है। अब देखो कितना लगा है वो निकालते हैं। मास मान लेते हैं m है, एक पे निकाल दो वो ही दूसरे पे लगेगा, एक्शन रिएक्शन है। अभी आएंगे वहां पे हम। तो इंपल्स जो होगा that will be change in linear momentum, that will be mass into final velocity minus initial velocity। अब देखो यदि मैं वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से बात करूं विद साइन कन्वेंशन, तो देखना ध्यान से, इस बॉल पे बात करते हैं, फर्स्ट बॉल पे, इधर वाली बॉल पे, तो मास तो हो गया देखो 0.05 kg, और यदि इसकी वेलोसिटी फाइनल देखें तो वो इस डायरेक्शन में, मैं इधर को पॉजिटिव बोलता हूं, ये निगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी -6 है निगेटिव डायरेक्शन में। इसमें से माइनस कर दूंगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी +6 है, तो इसको सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 12 5 60, 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये माइनस का आया है, किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है, निगेटिव, सो दैट impulse is in negative direction। impulse किधर है, निगेटिव, मतलब इस बॉल पे, उधर वाली बॉल पे इंपल्स जो है इधर की तरफ, इधर की तरफ। दूसरी बॉल पे देखोगे तो सोल्व करोगे तो प्लस का आएगा, उस पे इधर की तरफ। तो पहली बात तो इंपल्स डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड से निकाल दो, और डायरेक्शन जो है, जैसे एक बॉल इधर आई टकरा के इधर गई, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में जिधर चेंज हुआ है, और ये इधर आके इधर आई, मतलब हिट इधर हुआ है, ठीक है। या फिर प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करो। कभी भी यदि मान लो ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों के ऑप्शन है, तो जिस पे इंपल्स पूछा, लेट सपोज इस पे पूछा है, तो इसका एक साइन कन्वेंशन, अब देखो कई बार देता ही नहीं है कि पॉजिटिव क्या ले, जैसे इस क्वेश्चन में पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दी उसने, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाए। ऐसा एग्जाम में भी मिल सकता है बेटा, वो बिना बताए पॉजिटिव डायरेक्शन और क्वेश्चन बोल सकता है। ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो इस पे इंपल्स पूछा, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, कि पहले +6 सी और टकराने के बाद में -6 होगी, तो फाइनल -6 माइनस करोगे इनिशियल, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो अपने आप आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन वो होता है जिसमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन देता है या फिर मैग्नीट्यूड पूछता है। तो ये हो गया हमारा इंपल्स। तो इंपल्स इज बेसिकली या तो फोर्स इनटू टाइम या फिर डेल्टा पी। मोस्टली हमें इंपल्स डेल्टा पी का काम से, डेल्टा पी के फॉर्मूले से निकलता है। और बेटा ये बार बार कई बार आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज आएगा इंपल्स, तो इंपल्स से डरना नहीं है। इंपल्स इज चेंजिंग लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और कोलिजन वगैरह वाले चैप्टर में ये फ्रीक्वेंटली काम आने वाली चीज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। इंपल्स के बाद नेक्स्ट आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज एक्शन रिएक्शन लॉ। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ एक मिसकंसेप्शन दिमाग में जो होते हैं वो एनसीईआरटी से हमारे दूर होंगे। चलो करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में देखो, ये बहुत सारी कहानी बता रखा है कि क्या होता है कि नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं वो एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि फोर्स इकलौता ऑब्जेक्ट अपने ऊपर खुद से लगा लेता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बॉडी चाहिए होती है जो उसके ऊपर फोर्स लगाए। और जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि बात करें कि हमने इस दीवार को ऐसे इस बोर्ड को धक्का मारा, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम बोर्ड को धक्का मार रहे होते हैं, साथ ही साथ हमारे ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा। इसको तुम फील कर सकते हो कैसे, अपने हाथ में एक आलपिन लो और दूसरे हाथ से उसको आलपिन से अपने हाथ को प्रेस करोगे तो तुम्हारे हाथ पे दर्द होता है, चलो ठीक है ये तो मान लिया। लेकिन उल्टा करो, आलपिन को वहीं रखो और तुम्हारे हाथ से आलपिन को प्रेस करो, आलपिन को यहीं रखा और इसको प्रेस करो,
जो पिन है उसको जब प्रेस करोगे तो तुम्हारे दर्द हो रहा है, मतलब तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? बल्कि एक्चुअल में तुम पिन पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली पिन भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो हमेशा फोर्स एक्शन रिएक्शन में होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जोर से ऐसे पकड़ते हैं तो हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, और कोई चीज हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी तो हो सकता है हमारी बॉडी पेन करने लगे। ठीक है? तो दिस इज एक्शन रिएक्शन लो, कि कोई भी फोर्स नेचर में जो होगा, एक्चुअल में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा एक्शन रिएक्शन लो, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन लो बोला जाता है। ठीक है? इसमें जो थोड़े से अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, एक एक को वन बाय वन पढ़ते हैं। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। देखो यहां से फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है कि जो फोर्स है ना, उसकी डेफिनेशन आ रही है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब तुम कहोगे सर मान लो एक हाथ दूसरे हाथ पे दबा धक्का दे रहा है, तो यहां दो ऑब्जेक्ट हमारे दोनों हाथ हो गए, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दूसरे वो आदमी ही होना चाहिए तभी फोर्स लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दो बॉडीज तो हमारे दो हाथ हो गए, दो बॉडीज। फर्दरमोर द म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है वो हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको बहुत अच्छी लाइन में अंडरलाइन करके इसने दिया है। देखो क्या, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही शॉर्ट में इस बात को बोला है। टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है? चलो अब यहां पे है ना, थोड़े से दिमाग में क्या आता है एक्शन रिएक्शन से, हमारे दिमाग में कई बार आ जाता है अच्छा मतलब जैसे कोई चीज हम करते हैं तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई टैबलेट खा ली, वो पेट में गई और थोड़ी देर बाद हमारे फुंसी सी हो गई, मतलब वो रिएक्शन कर गई, तो इसका मतलब हमने टैबलेट खाई वो एक्शन और उसका वो रिएक्शन। ऐसा नहीं, वो एक्शन रिएक्शन अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये वैसा एक्शन रिएक्शन है जो नॉर्मली तुम समझते हो। ठीक है ना? देखो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये वो ही बता रहा है। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ मीन नथिंग एल्स बट फोर्स। जो एक्शन और रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कुछ वैसी चीज नहीं है जो मतलब जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमने किसी से लड़ाई की, लो उसने आके रिएक्शन दिखाया, हमारे को पीट कूट के चला गया। हमने किसी को बोला, वो हम पीट कूट के चला गया। दैट इज डिफरेंट थिंग। वो ऐसे नहीं, यहां एक्शन रिएक्शन का मतलब दोनों फोर्स से है। ठीक है? दोनों फोर्स हैं। यूजिंग डिफरेंट टर्म फॉर द सेम फिजिकल कंसेप्ट कैन समटाइम्स बी कंफ्यूजिंग। अब ये बोल रहा है कि भाई एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्स हैं, लेकिन नाम एक को एक्शन बोला एक को रिएक्शन, तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ऐसा कैसे, सेम चीज है, फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है, इनको अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? ठीक है? ए सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टेटिंग द थर्ड लॉ इज, बोल रहा है कि आसान शब्दों में समझाता हूं, बोल रहा है फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं। फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाय ए। बोल रहा है कि फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, दो ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ए ऑब्जेक्ट का बी पे फोर्स या बी का ए पे फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और देखो अब इसको पूरा ही पढ़ देता हूं मैं, एक्चुअल में अंडरलाइन तो इतना ही किया है। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ may give a wrong impression that action comes before the reaction, such that action is the cause and reaction is the effect.
नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं, दैट इज एक्शन, और उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन पहले आता है और रिएक्शन बाद में आता है, मोस्टली हम यही समझते हैं। लेकिन एक्शन रिएक्शन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक साथ आते हैं, कोई पहले बाद में नहीं, दोनों एक साथ, एक्शन और रिएक्शन जस्ट एक मूवमेंट पे आएंगे, एक साथ आएंगे और बराबर टाइम के लिए रहते हैं। जब तक एक्शन लगेगा तब तक रिएक्शन होगा। इनमें से कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं। फिर डाउट आएगा, सर फिर किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे? सर वैसे तो हम समझते हैं कि जो पहले इंसिडेंट होती है उसको हम एक्शन बोलते हैं और जो बाद में होता है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी। मैंने इधर जाके इस बोर्ड को धक्का दिया तो तुम बोल सकते हो कि जो मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, और बोर्ड ने मेरे पे लगाया दैट इज रिएक्शन। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि बोर्ड ने तुम्हारे पर फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, और तुमने बोर्ड पे जो फोर्स लगाया दैट इज रिएक्शन। मतलब कुछ भी बोला जा सकता है, किसी भी एक को एक्शन नाम दिया जा सकता है तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। दोनों एक साथ एक मूवमेंट पे आते हैं, कोई आगे पीछे नहीं आता है। एक स्टेटमेंट है जो कभी पूछा मतलब काम में ले सकता है, वो है, हाँ, देर इज नो कोज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ। द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एट द सेम इंस्टेंट। कोज इफेक्ट रिलेशन, जो अभी मैं बता रहा था ना, हमने टेबलेट खाई, वो पेट में जाकर के हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन दिया, दैट इज कोज इफेक्ट। तुमने कुछ कांड किया, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर हुआ, दैट इज कोज इफेक्ट। ठीक है, कोज इफेक्ट। ऐसा कोई कोज इफेक्ट रिलेशन यहां नहीं लगता है, यहां ऐसा कोई रिलेशन नहीं लगता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो सिर्फ यही आएगा, यही लाइन लिखी आ जाएगी, फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज नो कोज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड। इसका मतलब समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है, और एक्चुअल में नहीं होता है यहाँ कोज इफेक्ट रिलेशन। ऐसा नहीं होता कि हम एक काम करते हैं उसका रिएक्शन हमें होता है, यहां एक साथ आते हैं, बस वर्ड यूज किया है एक्शन रिएक्शन, बल्कि ये एग्जैक्टली चीजें क्या हैं, फोर्स है, दोनों एक साथ बराबर टाइम के लिए आते हैं। बोला भी है, बाय द सेम रीजनिंग एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एक्शन एंड द अदर रिएक्शन। किसी भी एक को एक्शन बोल दो, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये भी बहुत अच्छी बात बता रहा है। आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहेगा, वहां बड़ी हेल्प करता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, कभी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। मतलब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो एक पे एक फोर्स लगेगा तो दूसरा दूसरे पे लगेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर एक्शन और रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, तो सर ये तो कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे। सर 10 न्यूटन फोर्स मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो उस ऑब्जेक्ट ने मेरे पे 10 न्यूटन लगाया, ये तो नेट जीरो हो गया। ऐसा नहीं होता, मेरे ऊपर एक ही फोर्स लगा है जो उस ऑब्जेक्ट ने लगाया, जो मैंने उस ऑब्जेक्ट पे लगाया वो अलग चीज है, वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने किसी पे लगाया होगा। मेरे ऊपर वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट ने मेरे ऊपर लगाया है। तो मतलब एक फोर्स लगा है उस ऑब्जेक्ट पे और एक फोर्स लगा है मेरे पर, तो वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगे हैं, तो ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आप नेट रिजल्टेंट निकालते हो तो किसी एक ऑब्जेक्ट के फोर्स निकालते हो ना। लेकिन हां, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे पे रखे हुए हैं, तो ये ए बी पे लगा रहा है और बी ए पे लगा रहा है। ठीक है, फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो ए के ऊपर डायग्राम देखोगे तो ये ऊपर धक्का दे रहा होगा इसे, बी का डायग्राम देखोगे तो इस पे ये फोर्स नीचे धक्का दे रहा होगा। दोनों नेट जीरो कैसे हो सकता है? एक पे तो लगे ही नहीं है, तो एक्शन एक पे लगता है, रिएक्शन दूसरे पे लगेगा, फिर नेट इनका जीरो नहीं होगा। हां, यदि तुमने इस दोनों को एक सिस्टम ले लिया, मतलब इन दोनों को ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया, तो फिर अब सिस्टम ले लिया मतलब दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट मान लिया,
अब दोनों फोर्स एक नीचे एक ऊपर कैंसिल कर जाएंगे। तो एक सिस्टम पे इनका नेट जीरो हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सिस्टम पे इंटरनल का हमेशा नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, हमेशा नेट जीरो हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि इंटरनल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं कर सकती। मैं यदि मान लो मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे खींचूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे हाथ को पकड़ के जाऊं तो एक ही ऑब्जेक्ट के इंटरनल फोर्स है वो, ये हाथ पे फोर्स पीछे लग रहा होगा, इस पे आगे लग रहा होगा, टोटल बॉडी पे तो नेट जीरो है। तो ऐसा नहीं हो सकता हम जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को ऐसे गाड़ी में बैठ के गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, उससे गाड़ी नहीं चलती है। कई बार पता है वो दिखाते हैं ऐसे कि एक गाड़ी है, इस गाड़ी के आगे एक मैग्नेट चिपका दो और इस गाड़ी को मेटल की बना दो, एक मैग्नेट यहां लगा दो, ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। है ऐसा देखते होगे ना ऐसे वीडियो, फ्री एनर्जी पता नहीं क्या क्या चीजें बोल करके, और कहेंगे देखो नॉर्थ पोल आगे था, साउथ आगे इधर था, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो साउथ नॉर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगी। ये इस बॉडी के इंटरनल फोर्स हैं। इस वाले पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो पूरे ऑब्जेक्ट पे नेट जीरो लगेगा, ये नहीं मूव करेगी, एचजीटी यही की यही रहेगी। तो ये इंटरनल फोर्स से कभी नहीं चला सकते। फालतू के वीडियोस होते हैं नेट पे जो कि आगे मूव कर रही है, ऐसा नहीं होता। इसको आगे मूव करने के लिए कोई ना कोई बाहर से फोर्स चाहिए, या फिर अपने किसी मास को पीछे की तरफ फेंक दे, उससे आगे की तरफ मोमेंटम मिल जाए। उस पे हम आने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। लेकिन ये नहीं चलेगी, ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। ठीक है, चलो। Thus, if we are considering the motion of any one body, only one of the two forces is relevant. जब हम जैसे इंडिविजुअल डायग्राम बना रहे हैं तो इनमें से सिर्फ एक ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा और वही रिलेवेंट होगा उसके लिए। इट इज एन एरर टू एड अप द टू फोर्सेज एंड क्लेम दैट द नेट फोर्स इज जीरो। ये गलत बात है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे सोल्व कर रहे हैं और दोनों फोर्स उस पर लगा के नेट जीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। किसी इंडिविजुअल बॉडी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बोला भी है इसने, हाउएवर इफ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज ए सिस्टम, एज ए होल, एक पूरा एक सिस्टम ले रहे हो, एफ ए बी एंड एफ बी ए, मतलब ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, आर इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम, दे एड अप टू गिव ए नल फोर्स। यदि इंटरनल फोर्स है, मतलब पूरा एक ऑब्जेक्ट तुम कंसीडर कर रहे हो, तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इंटरनल फोर्स उनका नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छी इसने बातें बोली हैं यहां पे। ठीक है, काफी अच्छी यहां पे बातें बताई है इसने एक्शन रिएक्शन के लिए। ओके, हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल आर स्ट्राइक ऑन रिजिड बॉल विद सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल, ठीक है, and get reflected without any change in speed as shown in the figure. The direction of force on the ball due to ball, the ratio of the magnitude of impulse imparted to the ball by the ball. ठीक है, अब देखो एक्चुअली इसने पूछ लिया कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है कि फोर्स किधर लगेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं बताता हूं, देखो दो केस लिए हैं इसमें। एक ये रिजिड बॉल है, एक बार क्या किया इसने, इस बॉल को इधर से भेजा ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे आया, ये टकराई, टकरा के वापस गई। मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, नीचे नहीं आएगी एक्चुअल में, इसी लाइन पे वापस जाएगी, ऐसे टकरा के आई और टकरा के वापस गई। हमें बताना है कि इस दीवार पे फोर्स किधर लगा। तो इस केस में हमें लगता है दीवार पे ऐसे सीधा सीधा लगता भी है इसमें कि ऐसे फोर्स लगा होगा। एक्चुअल में बात भी सही है। फोर्स ऑन वॉल जो होगा
मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा फोर्स ऑन बॉल। जितना बॉल पे फोर्स होगा उतना दीवार पे फोर्स होगा। लेकिन दीवार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम सिर्फ बॉल का चेंज हुआ है। दीवार रिजिड है, दीवार पे इकलौता बॉल फोर्स नहीं लगा रही है। दीवार रिजिड होने का मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे जमीन में बनी हुई है, फिक्स है, तो ग्राउंड से भी फोर्स लग रहे होंगे। तो हम दीवार का फोर्स निकालना है तो डायरेक्टली दीवार का नहीं निकाल सकते। जो भी ऑब्जेक्ट रिजिड ऐसे होते हैं, एक जगह अपनी पोजीशन रिजिड रखते हैं, उन ऑब्जेक्ट पे फोर्स सीधा उनसे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हिल ही नहीं रहे। अब कैसे पता चलेगा उस पर कितना फोर्स लगा है? तो हम बॉल पे निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है, बॉल पे जितना लगेगा दीवार पे उतना ही लगेगा। अब बॉल पे कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बॉल का तो मोमेंटम चेंज हुआ है, तो बॉल का जो फोर्स है वो डेल्टा पी ऑफ बॉल, बॉल के मोमेंटम में चेंज अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। तो यदि हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हमें डेल्टा टी देना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा है, और यदि हमें सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है तो फोर्स की डायरेक्शन बॉल के मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन में होगा। तो बॉल का मोमेंटम देखना, पहले प्लस का है इधर, बाद में माइनस का है, चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो देखो देखो, डेल्टा पी ऑफ बॉल क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है निगेटिव का, ये निगेटिव, माइनस इनिशियल, निगेटिव 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 आ गया। इसका मतलब किधर लगा है? ऐसे। तो जो कि हम जानते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक बॉल उधर से इधर आ रही थी, अचानक से उधर चलने लगी। देखना, एक बॉल आ रही है, अचानक से उधर चलने लगी, कैसे? कोई ना कोई ने तो इसको हिट किया होगा उधर की तरफ, दीवार ने किया। तो बॉल पे फोर्स लगा है इधर की तरफ, फोर्स ऑन बॉल, तो दीवार पे इसका रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन बॉल। मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, बराबर समय के लिए फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो वॉल के परपेंडिकुलर। दूसरा केस कहता है कि काम, एक बात बताओ, यदि ये बॉल ऐसे परपेंडिकुलर रहा के हिट ना करे, ऐसे किसी एंगल पे आए ऐसे, और फिर फाइनली टकरा के इतने ही एंगल पे इधर चली जाए, इस बार दीवार पे किधर लगा? तो स्पीड यहां भी v है, यहां भी v है। बेटा ऐसी सिचुएशन में इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट करेंगे। एक होगा, जैसे ये लेट सपोज हम यहां से जो ये एंगल है इसे थीटा बोल देते हैं, नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा है। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर और एक होगा इधर। ये होगा, देखो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये होगा v कोस थीटा और ये होगा v साइन थीटा। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा है वो इधर नॉर्मल की डायरेक्शन में लगा है, वो स्मूथ है। तो इसके फाइनल यदि मैं बात करूं तो यहां भी दो कंपोनेंट होंगे, देखो एक इधर एक इधर। ये थीटा पे गया, थीटा पे ही वापस आया, तो फिर से ये एंगल थीटा हो गया, सेम हो जाएंगे। इधर v कोस थीटा और इधर v साइन थीटा। एक चीज नोटिस करो, ये वाली जो वेलोसिटी है पहले भी नीचे v साइन थीटा, अभी भी नीचे v साइन थीटा। तो जितना मोमेंटम पहले पार्टिकल का था उतना ही मोमेंटम अब पार्टिकल का है। तो पैरेलल टू द वॉल पार्टिकल के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ है। किधर हुआ है? परपेंडिकुलर। देखो v कोस थीटा से आ रहा था, v कोस थीटा से जा रहा है, तो यहां जो इंपल्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स पूछा है तो चलो फोर्स हम बात करते हैं। फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वॉल बराबर होगा फोर्स ऑन बॉल मैग्नीट्यूड में, एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा पी होगा m इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी देखो जाएगा 2v कोस थीटा, 2v कोस थीटा अपॉन डेल्टा टी जो भी लगेगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी, जिधर मोमेंटम चेंज होता है उधर ही उसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की। तो दोनों सिचुएशन में देखो, पहले ये इधर आ रहा था फिर जा रहा है, तो दोनों इसमें नॉर्मल डायरेक्शन में है, मोमेंटम चेंज हुआ है।
इस डायरेक्शन में मोमेंटम था ही नहीं। इस बार इसके पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम था लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो चाहे बॉल दीवार के परपेंडिकुलर जाके टकराए चाहे किसी एंगल पे टकराए, दोनों ही सिचुएशन में जो इस पे इंपल्स लगेगा या जो फोर्स लगेगा दीवार पे वो इधर लगेगा, फोर्स ऑन वॉल लगेगा इधर और फोर्स ऑन बॉल लगेगा इधर। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि वहां पूरा का पूरा वेलोसिटी अपोजिट हो गया, लेकिन यहां पे वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट v cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो ये cos थीटा वाला फैक्टर एडिशनल आएगा। तो फोर्स कम लगेगा लेकिन लगेगा इस केस में भी परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो यदि बॉल किसी एंगल पे टकराएगी स्मूथ वॉल पर तो भी उस वॉल पे फोर्स नॉर्मल टू द वॉल लगेगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो ही यहां पे इस एग्जांपल में ये समझाना चाह रहा था। यही बोल रहा था कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल किधर होगी, तो परपेंडिकुलर होगी। दोनों का हमने निकाल दिया वैल्यू, तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं कि उनका रेशियो क्या होगा, इंपल्स का, चेंज इन मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो एक कोस थीटा वाला फैक्टर एडिशनल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, साइन वाले में कोई चेंज नहीं होगा। यहां इसने एक्स डायरेक्शन लिया इसलिए इसको एक्स में लिखा है। ओके, तो ये बात होगी एक्शन रिएक्शन की। तो एक्शन एक्चुअल में कई बार हमें इस लॉ का यूज इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि जैसे अभी इसी केस के मैं बात करूं तो हमें दीवार पे फोर्स पूछा है, तो दीवार का तो नॉर्मल जो दीवार पे जो मोमेंटम है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, दीवार तो रेस्ट पे ही है। उसका मोमेंटम चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि और भी फोर्स उस पर लग रहे हैं जो कि उसको रिजिड रख रहे हैं एक जगह। लेकिन बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लग रहा था, दीवार वाला। तो जितना बॉल दीवार पे लगाएगी उतना ही दीवार बॉल पे लगाएगी। तो कोई भी फोर्स जो हम निकाल सकते हैं उनमें निकाल लेंगे। तो बॉल का फोर्स निकालना आसान होता है क्योंकि उसके मोमेंटम में चेंज हम बता पाएंगे। ठीक है, ये था एक्शन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें जो कहानी दे रखी है मैं उसको अपने हिसाब से यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इक्वेशन है पूरे फिजिक्स में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मोस्ट यूजफुल और बड़े आसान है, बड़ा आसान इक्वेशन है। क्या कहती है, ये कहता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में फोर्स होता है डीपी बाई डी। मोमेंटम की जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो होगी। मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज तो फोर्स होता है, और किसी चीज की रेट ऑफ चेंज जीरो होने का मतलब है कि वो जो चीज है वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जितना उसका वैल्यू इनिशियल था उतना ही उसका वैल्यू फाइनल है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट में COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल देते। ठीक है, तो कब लगता है ये, जब उस ऑब्जेक्ट पे या उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। लेकिन यार कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होता है। जैसे एक बॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, उस पे नेट फोर्स जीरो अभी है, लेकिन लेट्स सपोज वो लिफ्ट में रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स वो एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑब्जेक्ट पे नेट ओवरऑल फोर्स जीरो ना होकर के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इसको हम सिंपली कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यदि ये फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन का जीरो है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम बराबर कर देंगे। यदि फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो है, Fy एक्सटर्नल जीरो है, तो हम वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। यदि फोर्स z डायरेक्शन में जीरो है, Fz एक्सटर्नल जीरो है, तो उस ऑब्जेक्ट पे z डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हमें पूरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो जरूरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज
किया जा सकता है। जैसे कई क्वेश्चंस आएंगे, एक गन रखी हुई है, फायर किया तो पीछे की तरफ झटका लगेगा, पीछे की तरफ मूवमेंट वेलोसिटी आएगी, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी। तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ बात कर रहे हैं, वर्टिकल में लग रहा हो फोर्स mg नॉर्मल कुछ भी लग रहा हो, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं यदि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का नेट फोर्स एक्सटर्नल जो है वो 0 हो जाए। अब वैसे तो देखने पे लग रहा है कि यार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सेकंड लॉ यूज किया है, ऐसा लग रहा है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, फोर्स 0 तो डी, बिल्कुल सही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ जैसा यूज हुआ है। लेकिन इसका जो रियल इन डेप्थ जो बेसिक से जाकर के समझें तो इसका जो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसको एक्सप्लेन करता है थर्ड लॉ। कैसे थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है मैं वो समझाता हूं। ये थ्योरेटिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कैसे एक्सप्लेन करता है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, इसने इस पे फोर्स लगाया इधर और इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, बराबर डेल्टा टी टाइम के लिए लगाया। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक साथ आते हैं, एक साथ आए, बराबर टाइम के लिए आते हैं, बराबर टाइम डेल्टा टी के लिए आए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक इधर एक इधर। तो ये फोर्स यदि डेल्टा टी टाइम के लिए इस पे लगेगा तो क्या इसके मोमेंटम में चेंज करेगा या नहीं करेगा, इंपल्स लगेगा। तो मोमेंटम में जो चेंज है डेल्टा पी टू, ये होगा इसका इंपल्स जो कि होगा एफ डेल्टा टी। यदि मैं बात करूं इसका डेल्टा पी वन तो ये भी एफ डेल्टा टी, लेकिन इसका मोमेंटम इधर आएगा और इसका मोमेंटम इधर आएगा। तो जितना देखो एफ सेम है, डेल्टा टी सेम है, इसीलिए दोनों के मोमेंटम में चेंज सेम है और डायरेक्शन एक इधर एक इधर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम के जो इंटरनल फोर्स हैं वो इंडिविजुअल पार्ट्स को मोमेंटम देंगे, लेकिन एक इधर देगा तो दूसरा इसके अपोजिट देगा। यदि हम इस आइस स्पोन पे खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसको मोमेंटम हमने दिया, लेकिन उतना ही मोमेंटम हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया। सिस्टम का ओवरऑल देखोगे तो नेट मोमेंटम अभी भी क्या है, 0। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स एक्ट किया, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए दोनों ने इक्वल इंपल्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना इसका बढ़ा उतना इसका बढ़ा, ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम में चेंज ही नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो विच लॉ इज रेस्पॉन्सिबल, थर्ड लॉ, बट हम सेकेंड लॉ के हेल्प से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैं इस पे करवा देता हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने यहां देखो, यही सारी बातें थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, जो इसमें पूरा डिटेल में कहानी गा रखी है। इस कहानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उस काम की बातें थी मैंने समझा दी, इन सबको इग्नोर करो। जो जो काम की चीजें थी मैंने यहाँ पे समझा दी, वही सब चीजें कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इंडिविजुअली लगा सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। चल, इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले हम क्वेश्चंस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। देखो एक क्वेश्चन तो यही है, थ्योरेटिकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कभी। बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, कहां से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से नो, न्यूटन सेकंड लॉ ओनली नो, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, देन आंसर विल बी बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, कभी भी सीधा आ जाएगा, थोड़ा मोटा डाटा चेंज करके नीट में। आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो एडजिटिज, जो बुक में जो क्वेश्चन है एडजिटिज, उसमें बस वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछे, लाइन एडजिटिज से। पहले इसको करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है देखो। एक लड़की है जो बाइसिकल राइड कर रही है स्ट्रेट रोड पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये लो भाई, ये बाइसिकल है
वो लड़की बैठी है इस पे, ये इसको चला रही है, ठीक है, ये इसको चला रही है, ओके। कितनी स्पीड चला रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। थ्रो ए स्टोन ऑफ मास 0.5 kg। ये लो, इस लड़की ने एक पत्थर फेंक दिया, इसने एक पत्थर फेंक दिया यहां इधर 15 मीटर पर सेकेंड से। और ध्यान से देखो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दे रखा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फेंका, और हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही इक्वेशन लगाएंगे, याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ट्राई करना कि ग्राउंड फ्रेम में ही लगाओ, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो उससे अब बोल रहा है द मास ऑफ द गर्ल एंड बाइसिकल इज 50 kg। टोटल मास जो है इन दोनों का वो 50 kg था, 50 kg। इसके साथ आधा किलो का ये मास भी था। अब दो केस है बेटा, हम चाहें तो 50 के साथ इसको कंसीडर भी कर सकते हैं कि पहले 50.5 था, बाद में 50 हो गया, उससे कैलकुलेशन लिटिल बिट टफ हो जाएंगी। नहीं कंसीडर करोगे तो भी ऑलमोस्ट काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मास चेंज नहीं होगा। भाई आधा किलो और ले लोगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर हम ले लेते हैं, चलो 50 ये और 0.5 ये, 0.5 का पार्टिकल भी है, लो इसने हाथ में पकड़ रखा है, एक हाथ में पकड़ रखा है 0.5 का, 0.5 का। तो पहले तो साइकिल के साथ चल रहा था, फिर इसने इसको फेंक दिया, बोल रहा है क्या इससे इसकी स्पीड चेंज होगी? नहीं पता, हम मान लेते हैं v होगी। Does the speed of bicycle change after the throw? What is the change in speed? वही पूछा है, चेंज कितने से होगी। अब देखो यार, वही बात है जब एक पत्थर को हम फेंक रहे हैं, मान लो साइकिल नहीं चल रही होती, साइकिल पे खड़ी होती, किसी पत्थर को पकड़ के एक तरफ फेंकती, तो साइकिल पे पीछे झटका लगता, चेंज होता। सेम सिचुएशन चलते चलते हुई है। तो क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, बाहर से आके किसी ने फोर्स दिया है? साइकिल कांस्टेंट 5 से चल रही थी, कोई बाहर से फ्रिक्शन नहीं दिया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सीधा चल रही थी साइकिल, कोई पेडलिंग वेडलिंग नहीं कर रही थी, इसने पत्थर को फेंक दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओ। मान लेते हैं पहले 50.5 kg मास था और स्पीड थी 5। फाइनली 50 किलो जो है साइकिल प्लस लड़की, इसकी तो स्पीड हो गई v, और 0.5 kg जो मास है इसकी स्पीड हो गई 15। यहां से v निकालोगे, वहां से चेंज आएगा, वहां से चेंज आ जाएगा। अब यदि तुम इस अप्रोक्सीमेशन को ले लेते तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लोगे तब तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, बट नहीं ले रहे हम, चलो सोली करते हैं। तो 5 5 25, 2 5 5 25, 252.5 इज इक्वल टू 50v, 15 पा 75, 7.5। तो 50v इज इक्वल टू 7.5 माइनस कर दो तो 2.5 वो चला जाएगा 245, तो v आ जाएगा 245/50। तो यह आ जाएगा 5 चौक 20, 4, और यह आ जाएगा 5 नाम 45, 5 नाम 45, 4.9 आ जाएगा। तो डेल्टा वी कितना आएगा चेंज, वो आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, थोड़े से घट जाएगी, 0.1 से घट जाएगी। किससे घट जाएगी? 0.1 मीटर पर सेकेंड से, इतना घट जाएगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं पहुंची, सही ही बैठ गई, ठीक है, डाटा सही तरीके से दे रखा था, आंसर आ गया। तो एक्चुअल में चेंज होती है, और ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, कितने से चेंज हुई। वो क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है, वो चेंज कितना हुई वो भी पूछ सकता है।
तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने आने चाहिए। सिंपल प्योरली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब है पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। Equilibrium of a particle in mechanics refer to the situation when net external force on the particle is zero. Equilibrium मतलब net force zero. Equilibrium basically दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है। कोई चीज घूमे ना तो उसके लिए टॉर्क जीरो, वो हम पढ़ते हैं रोटेशन में। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। फिर वो सारी कहानी नेट फोर्स जीरो तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे। ऐसा भी हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम। जैसे लिफ्ट में रखा हुआ पार्टिकल लिफ्ट ऊपर नीचे मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई नेट फोर्स नहीं है, तो नहीं डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही मान लो एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, पकड़ के खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन वर्टिकल में mg और नॉर्मल बैलेंस कर रहे हैं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ना लगा के कभी कभी हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा देते हैं। और इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, हमें नेट फोर्स जीरो करना होता है। देखो इक्वेशन बोलने में F इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन अपने आप में तीन इक्वेशन को रखती है, x में जीरो, y में जीरो, z में जीरो। यहां से हम तीन इक्वेशन बना सकते हैं, x में फोर्स जीरो, y में फोर्स जीरो, z में फोर्स जीरो। तो बेसिकली हम मैक्सिमम तीन वेरिएबल यहां से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, ये सब कहानी बता रखी है वही है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल, चलो सोल्व करते हैं इसको। यहां है ये क्वेश्चन, देखो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से, पोज करके फिर हम करते हैं। हमें बोल रखा है कि एक रस्सी है जिससे 6 किलो का मास लटकाया गया है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया है पी पॉइंट पर, जो कि 2 मीटर लंबी रस्सी को बीच में से डिवाइड कर रहा है, 1 मीटर 1 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विद द वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम, ये थीटा पूछा है। वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है ये पूछा है इसने कि कितना बनेगा, ठीक है। अब देखो कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। 6 किलो का ब्लॉक है तो नीचे की तरफ mg लगेगा जो कि 60 न्यूटन होगा। ये ब्लॉक लटका हुआ है, यहां पे कहीं जा रहा है क्या? देखो कहीं क्वेश्चन ने नहीं बोला कि कुछ भी कि अब चलो इसने तो बोल दिया इक्विलिब्रियम, बोलता भी नहीं, बोलता कि बस यहां एक रेस्ट पे है, मतलब लटका हुआ है चुपचाप, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो ये ब्लॉक यदि 60 न्यूटन फोर्स mg नीचे लग रहा है तो रुकने के लिए कोई ना कोई तो 60 न्यूटन ऊपर लगा रहा होगा। तो इस रस्सी की जो टेंशन है बेसिकली T2 दैट शुड बी 60 न्यूटन, यस और नो? क्योंकि इस ब्लॉक को ऊपर फोर्स देने वाली एकमात्र ये टेंशन ही तो है, तो T2 तो 60 होना चाहिए इस रस्सी की टेंशन। इधर से 50 से खींचा है, तो मैं इस पॉइंट का डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट का डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 50 न्यूटन फोर्स तो इधर लग रहा है और रस्सी नीचे खींचेगी। देखो ये रस्सी ब्लॉक को ऊपर खींचेगी, इस पॉइंट को नीचे खींचेगी, कितने से? T2 से। और यहां वाली जो रस्सी है इसकी टेंशन T1 है, ये इसको इधर खींचेगी, इधर ऐसे, कितने से? T1 से। और वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है, ये एंगल हमें थीटा निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। T2 हमें 60 मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस टेंशन के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर और एक इधर। T1 का इधर आएगा T1 कोस थीटा और T1 का इधर आएगा T1 साइन थीटा। क्या ये पॉइंट इधर उधर कहीं जा रहा है? नहीं, बोल रखा है
एंगल रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब फाइनली रोप इस सिचुएशन में रुकी हुई है जो फोटो दिखाया हुआ है, तो कहीं नहीं जा रहा है, तो पक्का इस पॉइंट पे जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले को बैलेंस करेगा, उधर जो फोर्स लग रहा है वो इधर वाले को बैलेंस करेगा। करा दो, T1 साइन थीटा को बैलेंस करा दो 50 से, T1 कोस थीटा को बैलेंस करा दो 60 से। सोल्व करने के लिए यदि थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 5/6, ये आंसर आ जाएगा। ये एंगल टेंशन निकालनी है तो चाहो तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, टेंशन आ जाएगी, या फिर थीटा आ गया इसमें से साइन थीटा निकाल के उसमें रख दो, आसान रहेगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो टेंशन आ जाएगी। ठीक है, यदि एंगल दिया होता और मतलब डाटा प्रॉपर दिया होता तो और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, tan इनवर्स में आंसर आ गया। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कभी ऐसे डिफिकल्ट नहीं बनती है, सिंपल जो डायग्राम दिया है उसको बस नेट फोर्स जीरो कर दो। इक्विलिब्रियम में अब देखो, यहां एक y में जीरो किया, एक x में जीरो किया, z में क्यों जीरो नहीं किया? क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो हम बात ही किसकी करेंगे, नेट जीरो हो गया अपने आप ही। नेट जीरो होने के दो तरीके हैं, या तो लगे ही ना, या लगे लेकिन कैंसिल कर जाए एक दूसरे को, जैसे इस डायरेक्शन में कैंसिल किए टेंशन का ये कंपोनेंट इधर की फोर्स, इस डायरेक्शन में कैंसिल किए टेंशन का ये कंपोनेंट mg को, जेड डायरेक्शन में जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो नेट जीरो हो गया अपने आप। ठीक है, तो ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम में हो गया। ओके, क्लियर। कभी कभी ये वेक्टर टाइप के क्वेश्चन भी हैं, बोल रहा है 2 न्यूटन 1 न्यूटन F1 F2 है, रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो F1 F2 बताओ, ये तुम करके बताओगे। ये ऐसा क्वेश्चन वेक्टर में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो अच्छे भले इधर हैं, इसके दो कंपोनेंट करोगे, इसके दो कंपोनेंट करोगे, ऊपर वाला नेट नीचे वाले के बराबर, इधर वाला नेट उधर वाले के बराबर, सोल्व करके आंसर बताओगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कमेंट में आंसर लिखो, या फिर जो आंसर लिखा हुआ उसे लाइक करके बताओ कि हाँ ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में लिखना है। आगे बढ़े, चलो, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में कोई खास बहुत तगड़ी बातें यहां पे और नहीं है, यही करना। देखो यही आंसर आया था, लगभग इसकी वैल्यू 40 डिग्री के बराबर आई है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। चलो इस फोर्स पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम डायनामिक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चंस और भी लाए हूं डायनामिक प्रॉब्लम की। डायनामिक प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, डायनामिक प्रॉब्लम में देखो मैं हेडिंग डाल देता हूं डायनामिक प्रॉब्लम। तो डायनामिक प्रॉब्लम में क्या है बेटा, बस हम यूज करते हैं, यूज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम। मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब मोशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटेड है, तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। इसको हम चाहें तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स तो मास इंटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स तो मास इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स तो मास इंटू जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। इंडिविजुअल डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, एक में नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर ये एक्सेलरेटेड है और इधर mg और नॉर्मल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, इधर इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है किसी सिचुएशन में। तो F इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन होगी। तो कुछ बढ़िया क्वेश्चंस थे जो मैं यहां पे करवाना चाह रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो,
ऐसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो रस्सी से ना बांध के धक्का देने वाला केस था, एग्जैक्टली नीट में पूछा हुआ है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर में। बोल रहा टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये लो भाई, ये है दो ब्लॉक है, रस्सी से बांध रखे, एक 10 किलो का है, एक 20 किलो का है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू, दो केस दे रखे, एक बार ए पे एक बार बी पे, ये ए है ये बी है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। पहला केस कर रहा हूं बच्चों में, एक चीज बहुत बढ़िया यहां से रिजल्ट मिलता है वो बताता हूं। ये देखो, पहले मैं ए पे लगा रहा हूं 600 न्यूटन फोर्स, इधर टेंशन निकालना है। ऐसे प्रॉब्लम को क्या करते हैं, देखो क्या ये पार्टिकल हवा में उछलेंगे वाई डायरेक्शन में, नहीं, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, दोनों नॉर्मल और mg बराबर हो जाएंगे। इसका नॉर्मल हो जाएगा mg 100 न्यूटन के बराबर, इसका नॉर्मल हो जाएगा 200 न्यूटन के बराबर। x डायरेक्शन का मोशन y डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। y डायरेक्शन का जो फोर्स है वो y डायरेक्शन की देखेगा, x वाला फोर्स x वाले को देखेगा। अब जब मैं इसको इधर पकड़ के खींचूंगा तो ये दोनों साथ चलते हैं क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखना, जब भी हमें पता है कि कंफर्म है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसे केस में इन दोनों को हम एक सिस्टम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सिस्टम। सिस्टम कितने किलो का हो जाएगा? 10 किलो एक, 20 किलो एक, तो टोटल हो जाएगा 30 किलो का, 30 केजी का सिस्टम हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। इससे क्या फायदा हुआ भाई सिस्टम मानने से? इन दोनों के बीच की जो रस्सी है वो अब इंटरनल हो गई, ठीक है। और इस पे पूरे सिस्टम पे बाहर से एकमात्र 600 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जिससे कि इसका एक्सेलरेशन ए आएगा। F इज इक्वल टू एम ए कहता है कि A इज इक्वल टू एफ बाई एम होगा। तो फोर्स लगाया 600, मास था 30, आंसर आया 3 दूनी 6, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये आया। लेकिन हमसे तो रस्सी की टेंशन पूछी थी, टेंशन तो इंटरनल हो गई। अब टेंशन कैसे निकालें? पहले एक्सेलरेशन निकालो, पहले क्या निकालो? एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना बहुत आसान है, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन तो और भी आसान था। पूरा एक सिस्टम साथ साथ, देखो जब भी ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे उनको सिस्टम लेंगे। दोनों को एक सिस्टम लिया, सिस्टम 30 किलो का, 600 न्यूटन बाहर से फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन ये आ गया। तो जितना एक्सेलरेशन 20 आया ना, ये भी 20 से चलेगा, ये भी 20। ऐसे मत करना कि सिस्टम का 20 आया तो 10 इसको दे दो, 10 इसको, नहीं। सिस्टम का 20 आया मतलब दोनों बराबर एक्सेलरेशन 20 से चल रहे हैं उधर की तरफ। अब ये टेंशन निकालनी है। अब किसी भी एक का डायग्राम बना दो, चाहे इसका चाहे इसका, चॉइस इज योर्स। बी का डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, कारण अभी दिख जाएगा। जो बी वाला ब्लॉक है 20 किलो का, उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स है जो है रस्सी की टेंशन। बेटा रस्सी की टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को खींचने का काम करेगी, खींचेगी टेंशन। तो इस ब्लॉक को ये रस्सी खींचना चाहती है तो उधर खींचेगी, इस ब्लॉक को ये रस्सी खींचना चाहती है तो इधर खींचेगी। तो हमें इसका डायग्राम बनाना था, बना दिया। एक्सेलरेशन उधर की तरफ है, निकाल चुका हूं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन लगेगा? टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन आया 400 न्यूटन, ये टेंशन आया। दूसरी सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में, दोनों ऑब्जेक्ट ये रस्सी से थे, 10 किलो 20 किलो, लेकिन फोर्स इस बार इधर लगा 600 न्यूटन। सिस्टम के लिए मामला एकदम सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सिस्टम 30 किलो का, ये फोर्स 600 न्यूटन। क्या सिस्टम को कोई फर्क पड़ा? देखो वही ए सिस्टम आ रहा है। ए कितना आ रहा है? 600/30, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिस्टम अभी 20 से चल रहा है। लेकिन अब मैं चलो किसका डायग्राम बनाऊं, 10 किलो का या 20 किलो? किसी को लग रहा हो नहीं सर उसमें 20 का बनाया तो इसमें 20 का, चलो इसमें 20 का बना लो, 10 का बना लो, आंसर सेम आएगा हमेशा। चलो इस बार 20 का बना देता हूं। 20 किलो, 20 किलो पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से 600 न्यूटन बाहर से लगाया जा रहा है, लेकिन रस्सी उसको पीछे खींच रही है, रस्सी खींचती है, मान लिया टेंशन टी डैश से खींच रही है, लेकिन ये ब्लॉक इधर चल रहा है, कितने से? 20 से। क्या इक्वेशन लगेगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा जिधर एक्सेलरेशन है नेट फोर्स भी उधर ही होगा, तो इसका नेट इधर आना चाहिए, मतलब 600 बढ़ा रहा होगा, तो 600 माइनस टी, ये नेट हो गया, इज इक्वल टू इसका मास हो गया 20, एक्सेलरेशन हो गया 20, 400, ये उधर जाएगा तो टी डैश इस बार आएगा 200। मतलब पूरी सिचुएशन वैसी है, लेकिन 20 केजी पे फोर्स लगाओ, 10 केजी पे लगाओगे अलग टेंशन, 20 केजी पे लगाओगे रस्सी में टेंशन अलग। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि जितने, अब देखो ये 20 किलो, जब ये पूरा सिस्टम उधर चल रहा है, इस पे तो चलो वो 600 न्यूटन लग रहा है, इस 20 किलो को कौन खींच रहा है? रस्सी की टेंशन। और इस वाले केस में 10 किलो को कौन खींच रहा है? रस्सी की टेंशन। तो रस्सी का काम इस बार इस 10 किलो को खींचना है, उसमें 20 किलो को खींचना है। एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है, तो सेम एक्सेलरेशन से जितने भारी मास को खींचना होगा, ऑब्वियस सी बात है उतना ही ज्यादा टेंशन आएगा। एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है, लेकिन टेंशन किस केस में ज्यादा होगी? जब भारी मास को खींचोगे, पीछे लोड ज्यादा होगा, उतना ज्यादा टेंशन होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करना चाहिए। जो नीट में क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा ना करके 3 ब्लॉक ऐसे दिए थे और ऐसे फोर्स से धक्का मारा जा रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे यहां रस्सी खींचने का काम कर रही है, ऐसे धक्का देते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन धक्का देने का काम करता है। करना उसमें भी वही था, तीनों को सिस्टम मानना, नेट एक्सेलरेशन निकालना, नॉर्मल के लिए एक ब्लॉक का डायग्राम बनाना और उस पर नॉर्मल निकालना, सेम करना था। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। 2 मासेज हैं 5 किलो 3 किलो, रस्सी की हेल्प से लटका रखे हैं, कैलकुलेट T1 T2 होल सिस्टम। बस इसमें क्या था, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है इतने एक्सेलरेशन से। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, 3 ब्लॉक हैं, मास है M 2M 3M, 3 दे दिए 2 की बजाय। ठीक है, आर कनेक्टिंग स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F, कुछ ऊपर फोर्स लगाया, इसमें ऊपर फोर्स ना लगा के रस्सी लगा दी छत से। इसने कहा कि नहीं इधर फोर्स लगाया, ठीक है, और कांस्टेंट इस बार एक्सेलरेशन, इसने एक चीज बढ़ाई, फोर्स लगाया तो इसने स्पीड कांस्टेंट रख दिया। बोला कि बताओ नेट व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2M, 2M ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है? नीट में क्वेश्चन था। चलो यहां करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो सिचुएशन थोड़ा बहुत चीज करता है हल्का फुल्का, और कुछ में तो चेंज भी नहीं करता। चलो इसको देखते हैं। ऊपर चल रहा है इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है बेटा कि इनकी लंबाई बढ़ नहीं सकती, रस्सी है स्प्रिंग नहीं है। कैलकुलेट T1 एंड T2 व्हेन होल सिस्टम इज गोइंग इन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो जी इफेक्टिव से, एक ग्राउंड से। मैं ग्राउंड सिखाऊंगा अभी, अभी मैं जी इफेक्टिव नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी जी इफेक्टिव वाले केसेस बताए नहीं है। ठीक है, देखो पूरा सिस्टम 2 से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, मैं एक एक ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूं। पहले 3 किलो का डायग्राम बनाता हूं। ये 3 किलो का ब्लॉक है, चलो बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। 3 किलो पे इस रस्सी की टेंशन खींच रही होगी, इसको रस्सी हमेशा खींचती है, तो ये नीचे वाले ब्लॉक को ये रस्सी ऊपर खींच रही होगी। ये वाली रस्सी इस पे डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लगाएगी। देखो ये वाली रस्सी इसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, तो कैसे फोर्स लगाएगी? नीचे इसका mg जो कि 3 किलो का होगा 30 न्यूटन, जी को 9.8 लेना है, मैं कैलकुलेशन के लिए जी को 10 ले रहा हूं।
9.8 बोला है तो 9.8 ले सकते थे। मैं इसको ये लो, थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम होगी इसलिए मैं 10 ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं काट रहा हूं अभी, यार फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाएगा, कंसेप्ट तो वो का वही है। 30 ले दिया, ऊपर की तरफ T2 आ गया, और ये क्या कर रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बता क्या इक्वेशन लगाए, ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर आना चाहिए, तो कौन बड़ा होना चाहिए, T2 बड़ा होना चाहिए या 30, ऊपर जाना, एक्सलरेट करना है तो नेट फोर्स ऊपर चाहिए, तो ये बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला फोर्स। तो T2 माइनस 30 इस पे नेट है, इज इक्वल टू मास, मास इसका 3 है, एक्सलरेशन 2 है, तो T2 कितना आ गया, 30 प्लस 6, 36 न्यूटन। कोई बोले T1 निकालो, चलो अब 5 केजी का डायग्राम बनाते हैं। 5 केजी का डायग्राम क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सिस्टम के साथ जा रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर T1 खींच रही है, नीचे वाली रस्सी भी खींच रही होगी T2 से, नीचे इसका mg भी लग रहा होगा जो कि 50 न्यूटन होगा। नीचे इस बार 2 फोर्स है, ऊपर इकलौता टेंशन है लेकिन फिर भी जा रहा है ऊपर, मतलब T1 बढ़ी रही होगी, तो इसका नेट रहा होगा T1 माइनस कर दो T2 प्लस 50, मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो T1 इज इक्वल टू आएगा T2 प्लस 50 प्लस 10, T2 कितना था 36 रख दो, T1 आ जाएगा 60 70 80 90 96 न्यूटन, 96 न्यूटन। ये 9.8 लेते तो इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम आ जाती, बस mg वाला फैक्टर चेंज हो जाता है। बल्कि जो एग्जाम में पूछा था वो तो इससे बिल्कुल आसान है, इसमें तो एक्सेलरेशन दिया है। एग्जाम में जो पूछा उन्होंने 2013 में, वो तो बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो 3 ब्लॉक हैं, लटका रखे हैं, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, the masses move upward with constant speed V. What is the net force on the block of mass 2m? जरा 2m का डायग्राम बनाना, 2m का 2m का एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन क्या है 0, नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि है 0, तो नेट फोर्स भी क्या होगा 0। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मास 2m, 0 0। अच्छा क्वेश्चन, यदि मान लो कभी चेंज करके क्वेश्चन पूछे, इसमें पूछे कि F कितना होगा, यदि मान लो ये पूछे F, सेकंड पार्ट बना देते हैं, मान लो कभी इन फ्यूचर पूछ रहे बताओ F कितना होगा, तो अब क्या करेंगे, ये फोर्स क्या कर रहा है, सबको खींच के ले जा रहे हैं, सारे क्या सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, हाँ, तो क्या सबको मैं सिस्टम बोल सकता हूं, बोल सकते हैं। यदि फोर्स निकालना है तो इन सबको क्या ले लो, सिस्टम ले लो। आंसर तो ये आ गया है, ठीक है ना, उसका तो दूसरा बता रहा हूं। सिस्टम कितने मास का, 3 2 5 और 1 6, 6 m मास का। ऊपर क्या लग रहा है F, नीचे क्या लग रहेगा 6 mg, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो F नेट इस पे भी 0 होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स क्या हो गया F माइनस 6 mg, ये 0, मतलब F की वैल्यू 6 mg के बराबर होनी चाहिए, ये जो F है 6 mg के बराबर। यदि एक्सेलरेशन देता तो रख देता, उससे एक्सेलरेशन आ जाता। तो पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में तो बहुत आसान, नीट में जो पूछा वो तो सिंपल बोला कि नेट फोर्स क्या होगा। स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, दैट इज ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एमबी इक्विलिब्रियम में है, 2mb 3mb। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये एक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है। ये कैसी प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। देख पा रहे हो,
और देखो, और देखो क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना। दो मास है 8 किलो, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दो मास है 8 किलो 12 किलो कनेक्टेड टू एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ऐसे समझो एक पुली है, इसके दोनों तरफ मास लगा रखे हैं, ये 12 किलो, ये 8 किलो, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जब ये छोड़ देंगे यहां से तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा और रस्सी का टेंशन क्या होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है, नहीं सॉरी क्वेश्चन में है, बैक एक्सरसाइज में 4.16 नीट में देख 2020 में क्वेश्चन पढ़। 4 किलो और 6 किलो दो मास लगा रखे हैं, 4 किलो और 6 किलो massless string passes over a frictionless pulley, the acceleration of the system in terms of gravity, मतलब acceleration बताना है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज है, यहां मास 8 और 12 लिया है और यहां पे मास 4 और 6 लिया है, मतलब आधा आधा। 4 का डबल 8, 6 का डबल 12। इवन आंसर भी सेम आ जाएगा। ये देख कैसे निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन, वो तरीका होता है इसका। इसका जो mg है वो होगा 120 न्यूटन, इसका जो mg है वो है 80 न्यूटन। तो बेटा इसमें क्या होता है, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं एक्सेलरेशन, टू ब्लॉक पुली प्रॉब्लम में याद रखना, पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन मूविंग मास। पुलिंग फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं, खींचने वाला फोर्स कौन सा है। देखो हमें पता है कि इन दोनों में से एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। तो यदि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मुझे इस सिस्टम को खींचना हो, चलाना हो, तो मैं ऐसे तो खींचूंगा, ऐसे पकड़ के। तो ये पुलिंग फोर्स हो गया जो इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है, मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और फोर्स भी नीचे लग रहा है। जैसे मान लो एक संदूक है, रस्सी बांधी, मुझे खींचना हो तो मैं क्या करूंगा, जिधर संदूक चल रही है उधर फोर्स लगाओ, उसको बोलते हैं खींचना, पुल करना। इधर चल रही है इधर फोर्स लगाओ, उधर चल रही है उधर फोर्स लगाओ, दैट इज पुलिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स क्या होगा, जिधर चल रहा है उसका अपोजिट फोर्स लगाओ। तो देखो ये नीचे चल रहा है, नीचे ही फोर्स खींचना हो गया, ये ऊपर चल रहा है लेकिन नीचे फोर्स, ये रोकना हो गया, अपोजिंग फोर्स हो गया। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए पुलिंग फोर्स हो जाएगा 120, अपोजिंग हो जाएगा 80। इन दोनों के बीच की टेंशन को नहीं लेना है, इन दोनों सिस्टम पे अब इंटरनल हो गई। टोटल मूविंग मास हो गया 12 + 8, तो 80 माइनस ये 40 बटे 12 8 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं जी के टर्म्स में आंसर निकालूं, जी के टर्म्स में, तो ये लिखा हुआ है g/5, यहां आंसर निकालो 6g पुलिंग फोर्स, 4g अपोजिंग फोर्स, टोटल मूविंग मास 6 + 4 10, ये आएगा 2g अपॉन 10, g/5। g को 10 रखोगे 2, सेम, मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन चेंज करने के लिए 4 8 6 12 लब नया क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये लो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखाए थे वो क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन वो फ्रिक्शन के हैं, वो क्वेश्चन फ्रिक्शन के हैं। देखो मैं दिखाऊंगा, ये एग्जांपल 4.7 आप देख सकते हो, मैच कर लेना। चलो मेरी बात पे विश्वास मत करो, ये 4.7 एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल है। ये देखो नीट 2023 में एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज, ठीक है, वही देखो। बस यहां क्या है, यहां भी देखो डाटा तक चेंज नहीं है, 0.15 म्यू दे रखा था, 0.15 म्यू दे रखा है, वही हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे खींच रहे, देख लो, ठीक है ना। और देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एग्जांपल 4.9,
ये क्वेश्चन नीट में पूछा है 2020। मैं जस्ट कुछ क्वेश्चन उठा के लाता हूं। सेम ऐसा ये क्वेश्चन, इसमें डायग्राम नहीं दिया, 2015 में पूछा हुआ था, 2014 में पूछा हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं जो उठा के लेके आया हूं, मेरे को जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चंस मिले, पर मतलब ये देख के देखो कि पूरी चीजें जो है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपलर में क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चन को एडजेक्टिव या थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके या वैल्यू पुट करके पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समय हमें ज्यादा लग रहा है, मैं मानता हूं। इसमें 2 लेक्चर में हमारा काम नहीं होगा, 3 लेक्चर में काम चलेगा अपना, 1 लेक्चर में और लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं। तो ये जो बची हुई थ्योरी है ये हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें फ्रिक्शन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस जो बहुत सारे रिपीटेड पूछे गए हैं उनको अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं कि देखो सेम क्वेश्चन पूछे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।